नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट नॉलेज पर। हम ले आए हैं आपके लिए एसटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है वो यहाँ पर जाकर के लिस्ट में पार्ट 1 देख करके आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो ये कहता है कि 14वें वित्त आयोग के सुझावों के लिए लागू होने की जो 5 वर्ष की समयावधि है वो क्या थी। ठीक है, तो आपको पता है कि अब तक जो है वो 15 वित्त आयोग आ चुके हैं और 16वां जो है वित्त आयोग आ रहा है। और 14वें वित्त आयोग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम ये देखेंगे कि 14वें वित्त आयोग का जो समय काल था वो रहा 2015 से 2020 के बीच। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे YV रेड्डी जी। और इस 14वें वित्त आयोग में जो बड़ी कार्य जिस आयोग ने किया था, 14वें वित्त आयोग ने जो बड़ा काम किया था वो ये किया था, इसने जो स्टेट शेयर था, ठीक है ना, जो स्टेट शेयर था वो 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया था। ठीक है ना, 32% से बढ़ा करके 42% जो है ये शेयर कर दिया था। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग में इसको जो है 42 से 41 ही किया गया, एक जो है वो कम कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन इंडिया का आया था 1950 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है वो लाया गया था जिसके अंदर जो है 5-5 साल के 5 ईयर प्लान्स जो है वो लिए गए थे। 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, अब जो है प्लानिंग कमीशन को चेंज करके जो है वो नीति आयोग जो है वो 2015 से लाया गया है। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है वो रसिया से लिए गए हैं। ठीक है ना, ये रसिया का मॉडल था जो हमने अडॉप्ट किया है 5 ईयर प्लान्स का। तो इसमें हमने ये देखा था कि हम अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना चाहते थे, उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते थे, जो पॉवर्टी है उसको हम खत्म करना चाहते थे, जो गरीबी है उसको खत्म करना चाहते थे, और मॉडर्नाइजेशन को हम अपनाना चाहते थे, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हम करना चाह रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबो या उपरोक्त सभी जो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 105 क्वेश्चन कहता है कि यदि जेड जो है यानी कि मोड जो है वो 10 है और मीडियन जो है वो 20 है, और तो मीन का मूल्य क्या होगा। तो आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि जब आपको मोड और मीडियन की वैल्यू पता हो तो हम जो है वो मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना, तो मोड को हम जेड में लिखते हैं 3m माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मोड की वैल्यू रख लेते हैं 10, 3 मीडियन की वैल्यू रख लेते हैं 20 माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 10, 3 की 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 60 माइनस 2x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं और 10 को इधर ले आते हैं। जब ये दो जो है राइट हैंड साइड आएगा तो ये आ जाएगा 2 मीन इज इक्वल टू 60 माइनस 10। ठीक है, तो 2 मीन इज इक्वल टू 50, 2 मीन इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 25 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए 106 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ओपेक जो है आपको पता है कि ओपेक जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, ठीक है ना, उन्होंने जो कार्टेल बनाया है उसको हम जो है ओपेक बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। आसियान जो है वो एशिया के कंट्रीज का जो एक ग्रुप है वो है। सार्क जो है वो आपको पता है वो भी एक जो है कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस टाइम जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वहाँ पर 3 चीज़ें थी। एक तो नेटो जिसको प्रथम वर्ल्ड के प्रथम देश माना गया था, और एक जो कम्युनिस्ट थे
ठीक है ना, जिनको देश के द्वितीय देश माना गया था, और तीसरे वो देश थे जिसमें ना नाटो में थे ना कम्युनिस्ट थे। तो भारत जो है वो उन विश्व के तृतीय देशों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल था जब भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि औसत आगम वक्र के लिए कौन सा नाम जो है, कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है, विच इज द अदर नेम दैट इज गिवन टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी कि AR कर्व, और जो मैं हमेशा करवाता हूं तो मैं कहता हूं कि AR इज इक्वल टू DD इज इक्वल टू P। ठीक है ना, तो यानी कि AR जो है वही आपका डिमांड कर्व होता है, वही आपकी प्राइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ वक्र नहीं है, मांग वक्र। यस, यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, डिमांड कर्व। ठीक है ना, ठीक है, तो AR का दूसरा नाम जो है वो डिमांड कर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी एक औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना, तो कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी यानी कि जब इंडिया जो है वो अंग्रेजों के अधीन था, उस समय जो है इंडिया की विशेषताएं थी। उन विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं जो है आपको नीचे दी गई हैं, उनमें से आपको ये ढूंढना है कि उनमें से कौन सी विशेषता जो है वो उस समय इंडियन इकोनॉमी में नहीं थी। ठीक है ना, देखिए कहता है संतुलित क्षेत्रीय विकास, सारी जगह जो है वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, तो ये नहीं था। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में नहीं था। डेवलपमेंट की बात जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं, कॉलोनियल इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि जितना भी एक्सपोर्ट, जितना भी मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, वो सस्ते दामों में वो ले जाते थे और महंगा इंपोर्ट करते थे, हमारे को महंगी चीज़ें बेचते थे, और यहाँ से जितना भी धन धान्य था उसको वो जो है वो खींच कर ले गए। ठीक है, तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जो है वो नहीं हुई थी, आपको ये ध्यान करना है। प्रति व्यक्ति आय कम हो गई थी, यस। ठीक है, जीवन निर्वाह पर आ गए थे आप, यानी कि सिर्फ आपके पास इतना था कि आप जिंदा रह सकें। ठीक है, कमजोर औद्योगिक आधार था, पूर इंडस्ट्रियल बेस था, यस। तो ये तीनों विशेषताएं जो है उस समय आपके पास थी, लेकिन ये जो विशेषता थी वो नहीं थी कॉलोनियल इंडिया के पास। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए कहता है कि आय के स्तर एवं, एक सेकेंड, कि आय के स्तर एवं खरीदे जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को कहते हैं। ठीक है ना, इनकम का लेवल और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द क्वांटिटी परचेज ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो इनकम को लेंगे और यहां पर हम जो है वो क्वांटिटी को लेंगे। जैसे ही ये इनकम थी, हम जो है वो कोई इतनी वस्तु खरीद रहे थे, जैसे इनकम बढ़ी तो हम जो है वो ज़्यादा वस्तु को खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारा बन गया डिमांड कर्व, ये DD बन गया। जब ये डिमांड कर्व बनता है तो हम कहते हैं कि ये डिमांड कर्व हमारा बनता है, या इसको हम बोल देते हैं एंजल कर्व। ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं एंजल कर्व। यानी कि हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं एंजल कर्व। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंजल कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना, क्वांटिटी और प्राइस और क्वांटिटी के बीच के संबंध को दर्शाता है। कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व जो है वो भी आपने सीखा है कि जब हमारी बजट लाइन होती है, IC कर्व टच करते हैं, बजट लाइन जो चेंज होती है IC कर्व टच करता है, इनके बीच से निकलता है प्राइस कंजप्शन कर्व। ठीक है ना, ठीक है, तो प्राइस में चेंज से जो भी कंजप्शन में चेंज आता है उसको हम कहते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। लाफर कर्व जो है वो भी आपकी इनइक्वालिटी या इनकम के साथ में जो आपका टैक्स है उसको बताता है। एंजल कर्व जो है आपकी इनकम और क्वांटिटी के संबंध को बताता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि एंजल कर्व जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 110 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। 110 क्वेश्चन कहता है कि जब विदेशी मुद्रा की स्वायत्त पूर्ति एवं स्वायत्त मांग का अंतर धनात्मक हो, ठीक है ना, when the difference between autonomous supply of and the autonomous demand for foreign exchange is positive, then the balance of payment condition will be। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है कि जब आपकी ऑटोनोमस सप्लाई जो है और जो ऑटोनोमस डिमांड है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी आपके लिए है
और जब मांग जो है वो भी आपके लिए है, ठीक है, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा, वो सरप्लस में होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सरप्लस में होगा। देखिए आपकी बीओपी में आप कैपिटल में देख रहे हैं कि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और जो वो एफडीआई जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका कम है, तो टोटल में आपका यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। यानी कि बीओपी में आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या है, ये कह रहा है ना, अंतर जो है वो क्या है, धनात्मक है। जब आपका अंतर धनात्मक है तो यानी कि आपको बच रहा है, जब आपको बचेगा तो बीओपी आपका किस में हो जाएगा, तो बीओपी आपका सरप्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो सरप्लस में हो जाएगा, आधिक्य में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और देख लेते हैं, क्या कहता है, कहता है कि द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है, द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केंजियन इकोनॉमिक्स इज थ्रू, केंजियन अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो देखिए आप ये देखते हैं कि ये मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई, और ये मनी की डिमांड है, ठीक है ना। इसको दोबारा से थोड़ा सा यहां से बना देता हूं, ये मनी की डिमांड है, ठीक है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है ना, यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ये बढ़ गई मनी सप्लाई, शिफ्ट कर गया इधर की तरफ, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हुआ, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई। क्यों, केन्स का जो नियम है आप देखते हैं, MEC, ठीक है ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC आप देखते हैं, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो और आउटपुट से अगर ज्यादा आ रहा हो तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लिया, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा जो है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड और आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है। तो केंजियन कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा ये चीजें जो है वो संचरण प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का वित्त स्रोत है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर प्लान, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि निम्न में से कौन सा स्रोत जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का योजना का वित्त स्रोत है। तो टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं, या डोमेस्टिक सेविंग की हम बात करते हैं, या मार्केट बोरोइंग्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स, देखिए सपोज कीजिए कि एक अर्थव्यवस्था को बोरो करने की नीड पड़ गई, उसको उधार जो है वो लेना पड़ गया, यानी कि डेफिसिट में है वो। अगर वो डेफिसिट में है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो बोरो करेगा, या वो टैक्स को बढ़ाएगा, एक बात टैक्स तो बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसको जो है उसका डेफिसिट कम हो सकता है, एक बात, ठीक है। दूसरा उसको बोरो करना पड़ेगा, उसको बोरो करना पड़ेगा इंटरनल और एक्सटर्नल, दो प्रकार से वो बोरो कर सकता है। तो यहां उसने क्या कहा है कि इंटरनल की बात करनी है, यानी कि बाहर से वर्ल्ड बैंक से या किसी दूसरे कंट्री से या फिर जो है आपका IMF से, इनसे आपको नहीं लेना है लोन, आपको अपने अंदर से देखना है। तो अंदर से जब देखना है तो आप बैंक से जब पैसा उठाएंगे तो वहां पर डोमेस्टिक सेविंग होगी, यानी कि जो हम लोगों ने जो पैसे बचाए हैं वो हमने बैंक में जमा करवा रखे, तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट उठा लेगा। तो डोमेस्टिक सेविंग भी जो है इसका इंटरनल सोर्स है, और मार्केट बोरोइंग भी जो है वो गवर्नमेंट सेक्स यानी कि सिक्योरिटीज वगैरह को, बॉन्ड वगैरह को, ठीक है, तो वहाँ मार्केट बोरोइंग भी जो है वो कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबो जो है यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं, प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हमें पता चले कि आप जो है वो हमारे साथ कितना इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, आपने कौन कौन से नए जो है वो कंसेप्ट सीखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सी विधि के आधार पर नोट निर्गमित करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज नोट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया ने, ठीक है ना, इंडिया ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 को जो है उसने अपनाया हुआ है, ठीक है।
मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उसने अपनाया हुआ है, और इसको जब उसने अपनाया था वो अपनाया था 1956 में, 1956 में इसने इनको जो है अपनाया था। और इसके तहत इंडिया को जो है टोटल 200 करोड़ रुपए जो है वो बचा करके, यानी कि वो रिजर्व के रूप में रखने पड़ते हैं, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का तो उसको गोल्ड रखना पड़ता है, और 85 करोड़ के उसको जो है फॉरेन रिजर्व या फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह जो है उसको रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है कि टोटल में 200 करोड़ 1956 में इन्होंने जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 जो है क्या कहता है यदि एमपीसी का मान जो है 0.8 है, तो देखिए आपको पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी का जो भी मान हमको गिवन है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8। ठीक है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 में से जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.2। इस पॉइंट को अगर मेरे को हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/2। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब इसको हम जब काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5 आंसर। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल जो कहता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय लॉज किसके बराबर होती है। फॉर द इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू। ठीक है, तो इनकम की इलास्टिसिटी की बात की है और इंफीरियर गुड की बात की है। तो आपको पता है कि जब भी हम इंफीरियर गुड की बात करते हैं तो जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर गुड को कम परचेज करना शुरू कर देंगे। देखिए, मैं अगर मेरे पास पैसे कम हैं तो हो सकता है मैं पैसे की कमी की वजह से, तंगी की वजह से जो है वो इंफीरियर गुड को परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इंफीरियर यानी कि घटिया वस्तुओं को छोड़ करके कुछ ठीक सामान्य वस्तुओं की ओर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर मेरी इनकम बढ़ती है, ठीक है ना, तो पहले मेरी ये कोई इनकम थी और मैं ये कोई परचेज कर रहा था क्वांटिटी। ठीक है ना, इस पे था, मैं इस पॉइंट पे था, ये कोई इनकम पे और इस कोई प्राइस पे जो है वो चीज़ों को मैं ले रहा था। अब मेरी इनकम बढ़ गई है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। ठीक है ना, इनकम बढ़ने से जो है वो क्वांटिटी जो है मैं वो कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है कि जब इनकम जो है वो होगा चेंज, ठीक है ना, इनकम जब होगा चेंज तो वो घटिया वस्तु को लेना छोड़ देगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इनकम बढ़ी तो वो क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज को, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।